हेलो गाइज, मैं विक्रम सिंह गुर्जर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्की एजुकेशन हब पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो नई वीडियो डालें की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों, कल मैंने 15 क्वेश्चन डाले थे एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक डिसाइड करने वाले प्रश्न जो एग्जाम में उनके पूछे जाने की प्रायिकता व प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्तों, आज फिर से मैं डेयरी से या दुग्ध उत्पादन से आपके लिए की यूनिट से आपके लिए मैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो पिछली एग्जाम्स में 4 से 5 बार पूछे गए हैं। दोस्तों, सारे 15 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने पास दोस्तों के पास में इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि जिसको इसकी नीड हो उनका भला हो सके और साथ ही में हमारा भी भला हो सके, क्योंकि इससे हमारे को मोटिवेशन प्राप्त होती है। दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों बात करता हूं प्रश्न संख्या फर्स्ट की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, सिर्फ 15 प्रश्न, अगर आप ये 15 प्रश्न देख लेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो सकते हैं। दोस्तों, मैं बताऊं, आपका जो सिलेक्शन है एक प्रश्न रोक भी सकता है और एक ही प्रश्न आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। दोस्तों, मैं एक प्रश्न नहीं, चारों ऑप्शनों के साथ साथ में बात करूंगा, यानी कि एक प्रश्न से हम 5 से 6 प्रश्न याद करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट की। दोस्तों, प्रश्न संख्या फर्स्ट में, गाय के दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि गाय के दूध में 3.5% वसा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 3.5%। तो इसके हिसाब से ऑप्शन में जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा दोस्तों 4 से 5% अपना राइट आंसर चला जाएगा। 4 से 5% अपना राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों, उसके बाद में है दोस्तों प्रश्न संख्या 2। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 2। इसमें टोंड दूध में क्रमशः वसा तथा एसएनएफ होता है। वसा तथा एसएनएफ होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टोंड दूध में जो वसा होती है वो 3% होती है और एसएनएफ की बात करूं तो 8.5% एसएनएफ होता है। तो ये 3 और 8.5 कौन से ऑप्शन में है? तो द ऑप्शन अपना राइट आंसर है, चला जाएगा। द अपना राइट आंसर है, चला जाएगा। उसके बाद में दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है, एक होता है टोंड दूध, एक होता है डबल टोंड दूध। दोस्तों, जो डबल टोंड दूध होता है, क्या होता है? डबल टोंड दूध होता है। डबल टोंड दूध, डबल टोंड दूध में 1.5% वसा पाई जाती है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। डबल टोंड में वसा कितनी होती है? 1.5% और एसएनएफ होता है दोस्तों 9%। डबल टोंड में एसएनएफ कितना होता है? 9%। अब टोंड दूध और डबल टोंड दोनों का अपना ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? अरे क्या है प्रश्न? किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आंसर बता दूं कि लोहा की दूध में सबसे कमी पाई जाती है, यानी कि लोहा की कमी पाई जाती है। उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों, उसके बाद में कैल्शियम व फास्फोरस की दूध में क्या पाई जाती है? अधिकता होती है। दोस्तों, कैल्शियम व फास्फोरस की अधिकता होती है। साथ ही विटामिन ए की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कमी किस तत्व की होती है दोस्तों? लोहा। और विटामिन सी की भी दूध में कमी पाई जाती है। ध्यान रखना, विटामिन सी की भी दूध में कमी पाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की मैं बात करता हूं यहाँ पर। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों कि गर्बर विधि का उपयोग किसके टेस्ट हेतु करते हैं? गर्बर विधि का उपयोग किसके टेस्ट व परीक्षण के लिए करते हैं? ऑप्शन में है दोस्तों अम्लीयता, विटामिन, प्रोटीन व वसा। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे वसा, गर्बर विधि से वसा परीक्षण किया जाता है और दूध में वसा महत्वपूर्ण क्या है? इसका दूध का महत्वपूर्ण पदार्थ है या घटक है जिससे दूध का जो मूल्य है निर्धारित किया जाता है। वसा के आधार पर दूध का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि गर्बर विधि से वसा याद की जाती है। गर्बर विधि में ब्यूटाइरोमीटर, क्या है दोस्तों? ब्यूटाइरोमीटर के अंदर जो दूध की मात्रा डाली जाती है वो भी पूछा जाता है 10.75 ml।
10.75 ml दूध डाला जाता है किसमें, ब्यूटायरोमीटर में, और ये गर्बर विधि में काम लिया जाता है। वो जो ये सिद्धांत पे कार्य करती है वो है दोस्तों अपकेंद्रीय। कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है दोस्तों, अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन से सिद्धांत पर, अपकेंद्रीय के सिद्धांत पर कार्य करती है। ब्यूटायरोमीटर इसमें यूज करते हैं। दूध की मात्रा 10.75 ml लेते हैं। और गर्बर विधि से क्या याद करते हैं दोस्तों, वसा। गर्बर विधि में जो इसको घुमाया जाता है वो दोस्तों 5 मिनट तक घुमाया जाता है। कब तक घुमाया जाता है दोस्तों, 5 मिनट तक, और 1100 राउंड प्रति मिनट के हिसाब से इसे घुमाया जाता है। तो दोस्तों गर्बर विधि से रिलेटेड सारे प्रश्न अपने यहाँ पर क्लियर हो गए। दोबारा से मैं बात कर लूँ, अपकेंद्रीय सिद्धांत पर काम करती है। उसके बाद में है दोस्तों दूध की जो मात्रा 10.75 ml लेते हैं, ब्यूटायरोमीटर काम में करते हैं, 1100 राउंड प्रति मिनट घुमाते हैं और 5 मिनट तक इसे घुमाते हुए गर्बर विधि से वसा व फैट याद किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की मैं बात करूं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, ताजे दूध का पीएच मान होता है दोस्तों। ऑप्शन है 6, 6.7, 7.2 व 7.5। तो दोस्तों ताजे दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 से 6.7 होता है दोस्तों। 6.4 से 6.7 होता है। तो इसके हिसाब से जो अपने ऑप्शन में जाएगा वो तो आएगा दोस्तों 6.7। क्या राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, 6.7 अपना राइट आंसर है, चला जाएगा 6.7 राइट आंसर हो गया दोस्तों। उसके बाद में है दोस्तों प्रश्न संख्या 6। क्या है दोस्तों, प्रश्न संख्या 6। उसके बाद में क्या है दोस्तों, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में है दोस्तों, निम्न में से दुग्ध प्रोटीन है। निम्न में से दुग्ध प्रोटीन है। तो ऑप्शन में है एल्ब्यूमिन, ग्लूटीन, केसिन व होर्डिंग। तो दोस्तों मैं बात करूं निम्न में से जो दुग्ध प्रोटीन है, आप सभी जानते होंगे कौन सी है, केसिन प्रोटीन। अरे कौन सी है, केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन कितनी होती है, कुल जो प्रोटीन पाई जाती है उसका 80% दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। और दूध का जो सफ़ेद रंग है वो भी केसिन के कारण ही होता है। किसके कारण है, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, केसिन के कारण। और 80% दूध में पाई जाती है और ये क्या है, दुग्ध प्रोटीन है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चंस की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। उसके बाद में मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 7, मक्खन में वसा प्रतिशत होता है। मक्खन में वसा प्रतिशत होता है। ऑप्शन में दोस्तों 99, 70, 80, 95। जो राइट आंसर अपना जाएगा, एक बार मैं बता दूं आपको, 80%। मक्खन में जो वसा होता है वो होती है दोस्तों 80%। दोस्तों ये प्रश्न लगभग बहुत से स्टूडेंट का गलत हो जाता है क्योंकि मक्खन को हम ठीक से पढ़ तो लेते हैं लेकिन सोच नहीं पाते कि मक्खन में पहुंच रहा है और सीधा घी वाला लगा देते हैं। दोस्तों मैं बात करूँ आपको घी की, अगर वसा की बात कर जाए तो घी में 99% वसा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है दोस्तों, 99%। अगर मक्खन की बात कर ले तो मक्खन में 80% पाई जाती है। मक्खन में कितनी पाई जाती है, 80%। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है घी में। और घी में स्वतंत्र होती है वो 0.5% होती है। कितनी होती है दोस्तों, 0.5% होती है दोस्तों। 0.5% स्वतंत्र वसा इसमें होती है। उसके बाद में दोस्तों बात करूँ प्रश्न संख्या 8 की। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 की उसमें है दोस्तों, दूध से क्रीम किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। दोस्तों दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन है अपकेंद्रीय, रासायनिक, जैविक व पाश्चुरीकरण। तो दोस्तों राइट आंसर चला जाएगा अपकेंद्रीय सिद्धांत के आधार पर दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। दोस्तों जो गर्बर विधि थी उसमें जो फैट वसा याद किया जाता है उसमें भी अपकेंद्रीय सिद्धांत के आधार पर ही वसा की मात्रा ज्ञात की जाती थी। अब दोस्तों अपकेंद्रीय सिद्धांत जो दूध से क्रीम अलग करने के लिए आता है दोस्तों, क्रीम सेपरेटर। क्या कहा जाता है, जो मशीन यूज में ली जाती है उसे कहते हैं दोस्तों क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर काम में लेते हैं दोस्तों। क्रीम सेपरेटर का जो हृदय है उसे कहा जाता है बाउल। बाउल को दोस्तों पूछा जाता है निम्न में से क्रीम सेपरेटर का हृदय है, तो बाउल याद रखना, बाउल को क्रीम सेपरेटर का क्या कहा जाता है, हृदय। और जो क्रीम को गाढ़ी व पतली करने का जो कंट्रोल करते हैं वो क्रीम स्क्रू से करते हैं। किसकी सहायता से करते हैं दोस्तों, क्रीम स्क्रू। क्रीम स्क्रू की सहायता से उसे गाढ़ा व पतली करते और अपक्रिय सिद्धांत के आधार पर काम करती है क्रीम सेपरेटर। इसमें याद वो क्रीम सेपरेटर से दूध से क्रीम अलग करते हैं दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं
इसमें है दोस्तों लैक्टोमीटर की सहायता से किसका पता लगाया जाता है। लैक्टोमीटर की सहायता से किसका पता लगाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों अपने पास में वसा, अम्लता, प्रोटीन, आपेक्षित घनत्व। तो आप सभी जानते होंगे कि वसा तो किसे याद किया जाता है, मैंने अभी बताया था आपको, गर्बर विधि ब्यूटायरोमीटर, ब्यूटायरोमीटर से याद किया जाता है। किससे? ब्यूटायरोमीटर से। लैक्टोमीटर से दोस्तों आपेक्षित घनत्व याद किया जाता है। और क्या याद किया जाता है? आपेक्षित घनत्व, आपेक्षित घनत्व। और प्रश्न पूछा जाता है लैक्टोमीटर में जो रीडिंग होती है वो होती है जो दोस्तों 0 से 40। कितनी होती है? 0 से 40 रीडिंग होती है लैक्टोमीटर पर। याद रखना, पूछा जाता है लैक्टोमीटर पर रीडिंग होती है वो कितनी होती है? 0 से 40। और इसमें जो पारा भरा होता है वो अर्धचंद्राकार भरा होता है, अर्धचंद्राकार तरीके से भरा होता है पारा। और इसमें जो रीडिंग होती है 0 से 40 होती है। लैक्टोमीटर से क्या क्या याद करते हैं? अपेक्षित घनत्व याद करते हैं। और ब्यूटायरोमीटर से क्या याद करते हैं? वसा प्रतिशत। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूँ, उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए किसका दूध अच्छा माना जाता है? उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए ऑप्शन है गाय, भेड़, भैंस, ऊंट। तो दोस्तों राइट आंसर अपना चला जाएगा भैंस। अब मैं आपको बताऊं दूध खोआ किसे कहते हैं। दोस्तों दूध को लगातार गर्म करने पर उसके बचा हुआ 1/4 भाग, यानी कि दूध को गर्म करे जाओ उसके बाद में 1/4 भाग जो बचता है, दूध का गाढ़ा हो जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों खोआ। क्या कहा जाता है दोस्तों? खोआ। और जो अच्छी गुणवत्ता का, जो उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाया जाता है वो भैंस के दूध से बनाया जाता है। अब आपको ये आ रहा होगा कि सर हमने कहीं ना कहीं गाय का भी पढ़ा था। तो दोस्तों पनीर व छेने की अगर बात कर रहा हूँ, पनीर व छेना, क्या? पनीर व छेना। तो पनीर व छेना उच्च गुणवत्ता का गाय के दूध से बनता है। और खोआ की अगर बात करें तो खोआ किससे बनता है? भैंस के दूध से बनता है, भैंस के दूध से बनता है। तो ये अपने को याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में है दोस्तों प्रश्न संख्या 11। सरल सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ये सारे ही प्रश्न 5 से 6 बार पूछे गए हैं दोस्तों पिछली भर्तियों में, और रिपीट होते हैं। रिपीट होने की इनकी जो प्रायिकता है बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। इसीलिए मैं आपके लिए ये प्रश्न लेके आया हूँ। सिर्फ 15 प्रश्न लेके आया हूँ, लेकिन सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। इसमें जो राइट आंसर अब जाएगा अपना, मैं पहले ऑप्शन की बात कर लूँ, 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 97 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा दोस्तों 21 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना जाएगा? 21 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों दूध को गर्म करने के बाद में उसे 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा करके उसमें 1 से 2% क्या मिलाते हैं दोस्तों? उसमें जामन मिलाकर उसे जमा देते हैं, यानी कि 8 से 10 घंटे बाद में वो दही बनकर तैयार हो जाता है। तो तापमान कितना उपयुक्त रहता है? 21 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों। कितना होता है? कितना रहता है? 21 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में यदि दूध का CLCR, दोस्तों ये CLR है, सही कर लेना इसे, करेक्ट इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग क्या है दोस्तों? CLR। ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया। CLR 28 है। तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा, यानी कि अपेक्षित घनत्व क्या होगा दोस्तों? ये प्रश्न के ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों। ये प्रश्न है बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। ये जो प्रश्न हल कर देगा ये ऐसे प्रश्न जो रैंक डिसाइड करने वाले हैं, ऐसे प्रश्न जो करता है उसकी अच्छी रैंक आती है। क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न अच्छा है, यहाँ पर ये प्रश्न सीधा सीधा आप नहीं निकाल सकते। इसके लिए दोस्तों सूत्र आता है, यानी कि अगर आपको CLR दे रखा है तो अपने को क्या अपेक्षित घनत्व याद करना है। क्या याद करना है? अपेक्षित घनत्व। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है अपने पास में 1 + CLR अपॉन 1000। CLR की फॉर्म है दोस्तों करेक्ट इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग, करेक्ट इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग। दोस्तों अब क्या याद करना अपने को? CLR दे रखा है, इसमें CLR दे रखा है दोस्तों 28। सूत्र में रख दो। अपेक्षित घनत्व याद करने का सूत्र है ये। क्या याद करने का? अपेक्षित घनत्व। उसके बाद में इसमें 28 में क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे, तो 28 में 1000 का भाग देंगे तो 0.28 आ जाएगा। और इसमें बचा हुआ ये प्लस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर अपना 1.028 अपना राइट आंसर है, चला जाएगा। ये सूत्र आप लिख लेना अगर आपके पास में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और अगर आपने ये सूत्र याद कर लिया तो आपका एक प्रश्न सही हो सकता है। और मैंने आपको बताया आपका एक प्रश्न आपका सिलेक्शन दिला सकता है और एक ही प्रश्न आपका सिलेक्शन रोक भी सकता है दोस्तों। तो अगर आपके पास में ये सूत्र नहीं लिखा हुआ है तो ये सूत्र आप लिख लीजिएगा दोस्तों।
उसके बाद में दोस्तों मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 13 की। प्रश्न संख्या 13 में है दोस्तों, गाय के दूध में पानी की मात्रा पाई जाती है। क्या है रे, गाय के दूध में पानी की मात्रा कितनी पाई जाती है। दोस्तों मैं राइट आंसर की बात करूं सीधे तरीके पे तो वो है दोस्तों 87.2%, यानी कि लगभग 27% पानी गाय के दूध में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करूं 80% दोस्तों भेड़ के दूध में पाया जाता है। 80% पानी क्या भेड़ के दूध में पाया जाता है, इसीलिए भेड़ का दूध क्या होता है दोस्तों, गाढ़ा होता है। और भेड़ के दूध में ही सर्वाधिक वसा पाई जाती है 7.9%। मैंने आपको बताया था प्रश्न पिछले क्वेश्चन में मैंने डाला था कि निम्न में से कौन से जानवर के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ऑप्शन में थे गाय, भेड़, बकरी व भैंस, और राइट आंसर अपना गया था दोस्तों भेड़। अगर ऑप्शन में भेड़ है तो भेड़ अपना सर्वाधिक वसा भेड़ के दूध में पाई जाती है, और 80% सबसे कम पानी भेड़ के दूध में पाया जाता है, इसलिए भेड़ का दूध क्या होता है दोस्तों, गाढ़ा। और 82% की बात करूं मैं दोस्तों तो 82% अपने किसका है, भैंस का। भैंस के दूध में कितना पाया जाता है दोस्तों, 82%। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की, तो 80 से 87% है। अगर आपको इस तरीके से पूछ ले कि दूध में सामान्यतः पानी पाया जाता है या पानी की मात्रा होती है दूध में सामान्यतः, तो दोस्तों 80 से 87, 80 सबसे कम भेड़ में और सबसे ज्यादा किसमें दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल गाय में। दोस्तों बकरी की मैं बात करूँ तो बकरी में भी 87% ही बकरी के दूध में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। और ऊँटनी के दूध की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ऊँटनी के दूध में 87.6% पानी पाया जाता है। ऊँटनी के दूध में कितना, 87.6%। उसके बाद में दोस्तों प्रश्न संख्या 14, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है, निलंबन व गोलिकाओं के रूप में, पाइस व कोलाइड के रूप में, घोल के रूप में। तो दोस्तों अपना जो राइट आंसर चला जाएगा प्रोटीन, जो दूध में प्रोटीन है जो पाइस व कोलाइड के रूप में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार बता रहा हूँ, बहुत बार पूछा जाता है, 1000 बार पूछा जाता है कि प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है दूध में, पाइस व कोलाइड के रूप में पाई जाती है। लॉक कर लेना, याद करके रख लेना, पूछा जाता है तीनों में से। तीनों बताऊंगा भी आपको मैं, सारे प्रश्न ऑप्शन बताऊंगा। इसमें पाइस प्रोटीन, जो दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है, पाइस में। और निलंबन व गोलिकाओं के रूप में दूध में क्या पाई जाती है दोस्तों, वसा पाई जाती है। अरे क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। और घोल के रूप में अगर मैं बात करूँ तो घोल के रूप में क्या पाया जाता है, लैक्टोज। क्या पाया जाता है दोस्तों, लैक्टोज। ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, दूध का कार्बोहाइड्रेट है। और लैक्टोज के कारण ही दूध का जो स्वाद है वो कैसा होता है दोस्तों, मीठा होता है। कैसा होता है, मीठा होता है। उसके बाद में दोस्तों प्रश्न संख्या लास्ट के मैं बात करता हूं 15 की, कि गाय के दूध में एसएनएफ कितना होता है। ऑप्शन है 8.5%, 8%, 9% व 9.5%। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट में लिख कर देना है, कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। मैं देखूंगा कि आप कितने लोग एक्टिव हो जो यहाँ पर लिख कर दे रहे हो। लिख कर देने का फायदा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कमेंट में लिख करके, क्योंकि अगर आप कमेंट में लिखोगे और आपका ये आंसर राइट निकला तो आपके जो नाम है मैं अगले वीडियो में लूँगा कि उसने व्यक्ति ने, ये जो स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर बताया था। दूसरी बात, अगर आप ये राइट आंसर दोगे, अगर आप भविष्य में आपके एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न आ जाता है तो आप उसे कभी गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये हमेशा याद रहेगा कि मैंने ये प्रश्न वहाँ देखा था और मैंने कमेंट भी किया था और राइट आंसर मेरा निकला था। तो दोस्तों ये थे अपना मोस्ट इंपोर्टेंट 15 प्रश्न। आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को समाप्त करने से पहले कुछ लाइनें आपको मैं सुनाने चाहूँगा कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।